हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एनी पॉइंट। दोस्तों, हम क्लास 11 के पोल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। पार्ट 1 इसका और पार्ट 2 हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। फिर पार्ट 2 में हमने देखा कि संविधान की जो सत्ता होती है, यानी कि उसका जो प्रभाव होता है, कुछ कारकों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से कारक होते हैं। फिर पार्ट 3 में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो भारतीय संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था। तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर 389 जो टोटल सदस्य थे वो चुनकर आए थे। आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे संविधान सभा का स्वरूप, यानी कि उसको जो बनाया गया था संविधान सभा को, वो कैसा स्वरूप था उसका। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 3 जनवरी 1947 को क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो भारत के लास्ट वायसराय होते हैं। वो आते हैं भारत में, और वो क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन वो अपनी एक योजना लेकर आते हैं, जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो वो उसमें योजना में क्या दे रखा होता है कि भारत का विभाजन होगा, पाकिस्तान और भारत में देश का विभाजन हो जाएगा। साथ ही साथ जो देश है हमारा भारत, वो इंडिपेंडेंस हो जाएगा। इसके लिए 15 अगस्त 1947 की जो तारीख है वो तय की गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि इससे क्या होगा कि संविधान सभा का भी विभाजन होगा, जिसका उस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनमें से कुछ तो पाकिस्तान में चले जाएंगे और कुछ हिंदुस्तान की संविधान सभा में चले जाएंगे। तो यानी कि इससे क्या हुआ कि देश का विभाजन हुआ, तो संविधान सभा का विभाजन हुआ। और जो पहले 389 सदस्य हुआ करते थे, वो अब कितने रह गए, 299 रह गए। तो यानी कि जो पहले सदस्य ज़्यादा थे, अब उनकी संख्या घटकर 299 रह गई। तो ये तो होगी हमारे सदस्यों की बात कि कैसे सदस्यों की संख्या घटी। ये कब घटी, ये 15 अगस्त के टाइम जब हमारे देश का विभाजन हुआ, इसी वजह से। अब देखो क्या होता है कि टाइमलाइन एक बार हम समझते हैं कि आखिरकार कब कब क्या क्या हुआ। तो जुलाई 1946 में क्या होता है कि संविधान सभा के लिए सदस्य चुनने का तरीका अपना लिया गया था। उससे पहले तो इसमें वोटिंग होती है, मतलब उसके चुनाव होता है संविधान सभा के लिए। फिर इसकी जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और फिर 2 ही दिन बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 की इसकी दूसरी बैठक होती है, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी सदस्य चुने जाते हैं, और एस.सी. मुखर्जी क्या होते हैं, उप अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। तो ये आपके क्वेश्चन में एक 1 मार्क्स में बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को। और उनके पहले स्थायी अध्यक्ष कौन से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन से थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये पूछ सकते हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो एस.सी. मुखर्जी थे। अब देखो इसकी जो इसको मतलब कि इसी के दूसरे दिन क्या होता है कि जैसे 11 दिसंबर को क्या हुआ कि बैठक होगी। अब 13 दिसंबर को क्या होता है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि इसमें भारत के जो मूल्य आकांक्षाएं संविधान की होंगी, क्या मूल्य रखे जाएंगे संविधान में, एक तरह का जो बेस होगा वो बताया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। मतलब भारतीय संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होगा। तो इसी के अंदर बताया था कि हम भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभु, इस तरह की जो बुनियादी पहचान है उनको डालेंगे। तो ये सब हमने पहले ही मतलब कि निश्चित कर लिया था कि ये चीज़ें डालेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में उसी को बनाया था। तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना भी अब अगर आप देखोगे तो उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक बदला हुआ रूप है, मतलब एक तरह से उसी को बदल के बना दिया गया है। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो आपकी बुक में दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट, आप उनको पढ़ना एक बार, इसके जो बिंदु थे उनको पढ़ना। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसको कब पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसमें क्या दर्शाया गया था कि भारतीय संविधान की जो नींव होगी वो किस आधार पे होगी, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभु, गणराज्य होगा हमारा संविधान, ये इसमें बताया गया था। और भी बहुत सारे इसके पॉइंट थे जो कि आप बुक में पढ़ सकते हो। फिर आता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि संविधान जो होता है बनकर तैयार हो जाता है, यानी इसको उस दिन पारित कर दिया जाता है, और मतलब एक तरह से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है कि 24 जनवरी 1950 को, देखो 26 नवंबर 1950 को ये बनकर तैयार हो गया था, एकदम रेडी हो गया था। लेकिन इसको मतलब कि लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि देखो ये 26 जनवरी जो 26 जो तारीख है ना, ये 26 है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। क्योंकि 26 को ही एक 26 मतलब कि तारीख को 26 जनवरी को क्या हुआ था कि 26 जनवरी को
हमारा जो लाहौर अधिवेशन है वो हुआ था 1930 में। उसमें हमने क्या मांगा था, पूर्ण स्वराज्य मांगा था, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ क्या देना चाहते थे, एक डोमिनियन स्टेट के तौर पे हमें आज़ादी देना चाहते थे। लेकिन हमारी क्या मांग थी कि पूर्ण स्वराज की मांग, तो वो हमने सोचा था कि हर 26 जनवरी को हम मनाएंगे। तो इसीलिए 1950 का दिन तय किया गया था। तो 26 नवंबर था, तो हमने जनवरी तक का इंतज़ार किया, 2 महीने तक का। तो यही कारण है कि हमारा जो संविधान 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। तो हमने इसको मनाया कब, मतलब लागू कब किया, 26 जनवरी को, क्योंकि हमें जनवरी चाहिए थी, क्योंकि अधिवेशन भी जनवरी में हुआ था 1930 में। अब इसको देखो, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया बनकर, उसको पारित भी कर दिया। अब 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, इसकी अंतिम बैठक होती है, जिसके अंदर 284 मेंबर जो होते हैं वो साइन करते हैं। अब आप पूछोगे कि 284 ने सदस्य ने साइन क्यों किया, 15 सदस्य कहाँ गए, 299 में से देखो मतलब कि 15 कहाँ चले गए। तो देखो 15 सदस्य क्या था कि कुछ लोग आए नहीं, बहुत सारे उनके रीज़न थे। तो इसके अंदर जो टोटल आ सके वो 24 ही थे। तो और इसी के अंदर क्या हुआ कि देखो, इसकी सबसे अच्छी बात है कि 24 जनवरी 1950 को जब ये हमारा संविधान साइन किया जा रहा था, अंतिम बैठक हो रही थी, तो उस दिन क्या हो रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब बूंदाबांदी हो रही थी, जो कि एक अच्छे शगुन का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, इसी बैठक में क्या हुआ था, हमारे जो संविधान सभा थी, उन्होंने जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनको राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना था। तो हमारे जो क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी आपको याद रखना कि फर्स्ट 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ, और उनका चुनाव मतलब उनको कब चुना गया था, किसके द्वारा चुना गया था। तो संविधान सभा के द्वारा चुना गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर आता है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, मतलब फोर्स में आ गया, ठीक है। अब देखो, जब ये लागू किया गया था, जब इस पर साइन हुए, तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल, अनुच्छेद और भाग थे जो कि बदलते रहते हैं। तो देखो, अगर अनुच्छेद या फिर आर्टिकल की बात करें, तो ओरिजिनली जब ये बना था संविधान तो 395 थे। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें, प्रेजेंट की 2021 की, तो अभी कितने हैं इसके अंदर, 470 हैं करीब, ठीक है। अब अनुसूची की बात करें तो जब ये बना था तो 8 अनुसूचियाँ थीं, जो कि बढ़कर अब 12 हो गई हैं। इसी तरह से इसमें 22 भाग थे ओरिजिनली, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, ये आपको एक पोल साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको ये सब बातें करंट पता होनी चाहिए कि पहले कितना था, अभी कितना है। तो करंट जो बातें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि देखो, हमारा जो देखो हमारा देश था, या फिर संविधान सभा कह लो, इस पर कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे अगर हमारे संविधान जब बन रहा था तो हमें एक झटका भी लगा था जब हमारे देश का विभाजन हुआ, तो संविधान सभा काफ़ी डिस्टर्ब हुई इससे। तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा हमें भयानक हिंसा देखने को मिली। तो हमने क्या करा, उससे जो संविधान सभा के सदस्य थे, उस विभाजन से उपजी जो हिंसा थी, भयानक हिंसा, उससे उन्होंने सबक सीखा और संविधान सभा में कुछ ऐसे प्रावधान किए जो कि आगे ऐसी हिंसा ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने इसको मतलब कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि मतलब कि पूर्ण बनाने की कोशिश की संविधान सभा को। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट तो सभी धर्म के जो सदस्य होते हैं उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया, किसमें, संविधान सभा में। यानी कि सभी धर्मों के जब सदस्य होंगे तो लोगों को लगेगा कि उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में गए हुए हैं, यानी कि संविधान सभा को जो बनाया है उनके ही प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया है, यानी कि वो ही उसको बनाने में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। तो उनको क्या करेंगे, वो मान्यता देंगे, संविधान को जो मान्यता है वो ज़्यादा देंगे। तो इस तरह से वो प्रतिनिधि पूर्व हो जाएगी और उसकी आदर होगा संविधान का। अब दूसरा कहते हैं जो अनुसूचित जाति हैं, जिनको हम एसटी के नाम से, शेड्यूल कास्ट के नाम से बोलते हैं, इसके सदस्य भी थे। इसके सदस्य कितने थे, 28 थे संविधान सभा में। और फिर कांग्रेस की अगर बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, तो राजनीतिक दल और भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह थी, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस थी उसका वेटेज सबसे ज़्यादा था, क्योंकि 82% जो थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी। लेकिन आप सोचोगे कि कांग्रेस पार्टी की थी तो ये तो एक तरफा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी खुद में बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कैसे कर रही थी, कांग्रेस में ही बहुत सारे समाजों से और विचारधाराओं से लोग आए हुए थे, इसीलिए इसको विभिन्न विचारों और समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभा या फिर कह लो संगठन के नाम से जाना जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विभिन्न विचारों के लोग थे, विभिन्न समाजों से। अगर समाज की बात करें, किसान भी थे इसके अंदर व्यापारी भी थे, इसके अंदर जो वकील होते हैं वो भी थे,
गरीब भी थे, अमीर भी थे, हर तरह के लोग थे। तो हर तबके का इससे क्या हो रहा था, प्रतिनिधित्व हो रहा था। विचारों की बात करें तो हर विचार के थे, चाहे वो वामपंथी हो, दायामपंथी हो, चरमपंथी, नरमपंथी, हर विचार के लोग थे, रेडिकल विचार के हों, हर तरह के लोग थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन सभी विचारों की जो जनता थी उनको ऐसा लगा कि हमारे ही लोग उसमें शामिल हैं संविधान सभा में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये इतने सारे लोग हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। फिर आता है कि कामकाज की शैली, एक लास्ट पॉइंट बचता है कि कामकाज की शैली क्या थी, मतलब ये जब काम कर रहे थे संविधान सभा के लोग तो इनकी कामकाज की शैली क्या थी। तो देखो, जब ये काम कर रहे थे तो नए नए मुद्दे आए सबसे पहले, तो उसमें क्या हुआ, कई मतभेद हुए। अब मतभेद तो होंगे क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, हर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो क्या हुआ, इस पे मतभेद पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई कि आप जो कह रहे हो उसके आप मतलब कि उसके ऊपर पक्ष विपक्ष में वोट दिए गए, ठीक है। लेकिन एक जो रूल था, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी मतभेद थे उनमें से एक के ऊपर बिल्कुल भी मतभेद नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो था सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देखो, सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब क्या होता है कि एक निश्चित आयु में बिना लिंग, धर्म, जाति या फिर आय के बिना धर्म, जाति, लिंग इन सब के भेदभाव के बगैर एक निश्चित आयु आने पर लोगों को क्या दिया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए अपने नागरिकों को। तो ये होता है, तो ये एक लोकतंत्र का आधार होता है। अब लोकतंत्र के आधार को आप बहस करोगे तो आपका लोकतंत्र में क्या होगा, विश्वास कम होगा। तो इसी वजह से इस पे किसी ने बहस भी नहीं की इतनी ज़्यादा और सबने मान्यता प्राप्त, मतलब कि इसको बोल दिया कि हाँ, हम इसको अपने संविधान में अपनाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि संविधान सभा के सदस्य जो थे कितने ज़्यादा लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी जो मूल्य थे लोकतंत्र, उनको बहुत ज़्यादा समझते थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया गया है कि कुछ जो हमने बात करी थी अभी हमने कि मतभेद और भी हुए थे, यही नहीं थे मतभेद, थे सैद्धांतिक रूप से। उन्होंने कुछ तर्क दिए, जैसे पहला, शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो कुछ तो लोग कहते थे कि केंद्रीकृत, तो कुछ विकेंद्रीकृत कहते थे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कहते थे, उन्होंने इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या दिया, वोट दिया। तो केंद्रीकृत करने वालों को अगर हम बात करें तो वो कहते थे कि केंद्रीकृत हो ताकि अगली बार देश का विभाजन ना हो सके, क्योंकि अगर सशक्त केंद्र होगा तो देश को बांधे रखेगा। विकेंद्रीकृत होने वाले को कहना था कि अगर विकेंद्रीकृत होगी तो शक्तियों का बंटवारा होगा और इससे क्या होगा कि देखो जो एक व्यक्ति है वो ज़्यादा शक्तियों पर कब्जा नहीं कर पाएगा, यानी देखो वो अपना ही रूल, एक अपनी मोनोपोली जो होती है, मोनोपोली अपने देश पे शासन नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरह से हमारे मतलब बहुत सारे मतभेद थे, तो आखिरकार इन दोनों का मिला जुला एक रूप अपनाया गया, संघ शासन प्रणाली, ठीक है। फिर आता है न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, कि शक्तियाँ देखो कहाँ से मिलेगी उसको, और साथ ही साथ संपत्ति का जो अधिकार की रक्षा है वो कोई या संविधान करेगा या फिर कौन करेगा। ये सारे जो डिस्कशन थे, ये सारे जो भी पॉइंट थे, उन पर बहसें काफ़ी ज़्यादा हुई। तो लोगों ने क्या करा, मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या करा, इनको सॉल्व करने के लिए चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर जोर दिया कि अब हम इस पे क्या करेंगे, तर्क देंगे। यानी कि हम अपनी बात को मनवाने के लिए या फिर हम जो पेश कर रहे हैं उसको दूसरे को समझाने के लिए उसके ऊपर तर्क देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए इसको कह रहा हूँ, मतलब कि लोगों का मानना था कि वो अपने निजी भाव के लिए इन फैसलों को नहीं लाए हैं। इन फैसलों में पूरी जनता, यानी कि जो पब्लिक रीजन है वो निहित है, यानी कि देश हित निहित है। अब वो देश हित किस तरह से है वो लोगों को समझाना था। तो ये जितनी भी बहसें हुई, मतलब कि इन पे सैद्धांतिक कारण दिए गए कि ये कारण है कि देखो अगर मैं ये देखो बिल पास, मतलब कि आर्टिकल लाना चाहता हूँ तो इस आर्टिकल के प्रावधान के द्वारा जनता को ये फ़ायदा होगा, इससे किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इन बहसों का क्या हुआ, प्रकाशन किया गया, अखबारों न्यूज़पेपरों में प्रकाशन किया गया। जब प्रकाशन हुआ तो ये मतलब कि लोगों ने इसको पढ़ा। अब पढ़ने के बाद उन्होंने देखो अपनी राय, देखो जो समाचार होते हैं उनके माध्यम से भी दी। तो लोग ये भी समझ रहे थे कि यहाँ जो बहसें हो रही हैं, कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरह से भी क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता एक तरह से इसमें शामिल ही थी, उसको भी दिख रहा था कि आखिरकार संविधान में हो क्या रहा है। तो ये तो हमारा था कि चैप्टर 4, जिसके हम मतलब पार्ट 4 था, जिसके हम अंदर हमने क्या पढ़ा कि संविधान सभा का स्वरूप क्या था, यानी कि संविधान सभा जब बन रही थी उसके अंदर क्या क्या चल रहा था। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो संविधान सभा की जो कार्यविधि थी उसके बारे में पढ़ेंगे।